नमस्कार, आपकी अपनी YouTube चैनल क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इसका अभ्यास करेंगे। भाग 1 में हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में देखा था कि वो अपने जीवन में कैसे कार्य करते थे, वो देश के लिए कैसा सोचते थे। ये सभी बातें हमने भाग 1 में देखी है। अगर आपने हमारा भाग 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब आगे का पाठ हम शुरू करेंगे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वे सामान्य ही बने रहे। कि उसकी एक विशेषता यह भी थी कि वो सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, उसके जीवन में भी वो सामान्य ही बने रहे। जबकि वो प्रधानमंत्री जैसे पद तक पहुंचे तब भी वे ऐसे ही सामान्य रूप से लोगों के सामने आते थे और अपना जीवन भी सामान्य लोगों की तरह ही व्यतीत करते थे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं। विनम्रता, सादगी और सरलता, ये तीनों बाबत उसके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती है। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी कि वो बापू के साथ कार्य करना चाहते थे। इसीलिए उसने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। कि उसके ऊपर गांधी जी और भगवान दास का इतना प्रभाव था कि वे उनके ही आदर्शों पर चलते रहे और दूसरे लोगों को भी उसी आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस है। बाइबिल ने कहा था कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस है। यह उक्ति यहाँ पर लेखक को शास्त्री जी पर एकदम बंध बैठती लगती है। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। उसने स्वातंत्र संग्राम में, जो हमारे देश में स्वातंत्र संग्राम होते थे, उसमें उसने तब प्रवेश किया जब वो 17 साल के थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी के आह्वान पर, यानी कि गांधी जी के कहने पर वो स्कूल छोड़ के बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। तत्पश्चात उन्होंने काशी में अपना अभ्यास पूर्ण किया। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। उसका मन हमेशा देश के लिए ही तड़पता है, देश की आज़ादी के लिए और सामाजिक कार्यों में ही उसे ज्यादा आनंद आता है, ज्यादा खुशी मिलती है और उन्होंने पूरे जीवन काल दरमियान यही किया। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। अब लोक सेवा मंडल में वो सन 1926 में शामिल हुए और पूरे जीवन भर उनके सदस्य बने रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया। अब वहां पे शामिल होने के बाद उसने अपने आप को अछूतोद्धार के काम में, जो हमारे देश में छूत और अछूत के भेदभाव थे, उस छूत और अछूत के भेदभाव को दूर करने के लिए जो कार्य उससे हो सका उसने किया, अपने आप को उस काम में रोक लिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। अब यहाँ से उसके जीवन का एक नया दौर शुरू होता है। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। सन 1930 में नमक
कानून तोड़ो आंदोलन कि नमक के ऊपर जो कर लगाया गया था वो कर को हटाने के लिए जो हमारे देश में आंदोलन हुआ था उसमें शास्त्री जी शामिल हुए, उसमें उसने अपना योगदान दिया, तब उसको जेल भी जाना पड़ा था। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। यहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, सन 1942 तक वो निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। 12 वर्षों के दरमियान उन्हें 7 बार जेल में जाना पड़ा। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। ललक यानी कि कितनी बड़ी लगन थी, उसको देश के प्रति कितनी माया थी, कितनी लगन थी, वो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। अब उसकी दूसरी जेल यात्रा यानी कि दूसरी बार उसे जेल में 1932 में डाला गया था। वो किस लिए? तो वो किसान आंदोलन में जुड़े थे और उस आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने उसे जेल में डाला था। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। तब उसको सन 1942 में जब उसको जेल में डाला गया था तब उसको वहां पे 3 वर्ष तक कैदी के रूप में रखा गया था, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। उसके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्रा 1942 में हुई थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। कि एक और वो गांधी जी की रचनात्मक कार्यों में भी अपना योगदान देते थे और दूसरी ओर वो अपने पद के अनुसार जो भी कार्य थे वहां पे भी अपना योगदान देते थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। सन 1935 में उसे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। हमारे देश में किसानों को भगवान माना जाता है, हमारा किसान प्रधान देश माना जाता है, तो उसे किसानों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब उस 1936 में उसे किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली, किसानों की दशा को सुधारने के लिए कार्य करने वाली जो कमेटी थी उसका उसे अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूरी लगन के साथ उन्होंने काम किया। किसान को हक दिलाने के लिए उसने जो भी कार्य किया और वो उसकी रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्मूलन यानी कि उसको जड़ मूल से नष्ट करना। जो जमींदारी थे, जो जमीन के ऊपर कर वसूल करते थे, उसको उसने जड़ मूल से निकालने की बात की है। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। अब उसके बाद किसान आंदोलन के बाद वो 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। अब ये 6 साल तक जो जुड़े रहे, वो अनुभव उसने अपनी चिंतन नागरिकों की समस्याओं के साथ उसे निकट संबंध से रखा है, ऐसा मेरा मानना है। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। शास्त्री जी के पास ग्रामीण जीवन का यानी कि गांव के लोगों का जीवन कैसा होता है वो खुद उसके बारे में जानते थे। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। अब ग्रामीण जीवन के साथ साथ उन्होंने इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोगों की सेवा का अनुभव भी उसके साथ जुड़ गया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और
उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। अब इतने अनुभव के बाद वो देश की छोटी छोटी समस्या हो या फिर उसके निराकरण की कोई प्रक्रिया हो, उससे वो अच्छी तरह से परिचित हो गए, उसे अच्छी तरह मालूम पड़ गया। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। अब उसकी मेहनत को देखकर, उसकी लोगों के प्रति कार्य करने की अदम्य क्षमता को देखकर 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। सही मायने में शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत यही से होती है, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ, जिसका अंत देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने तक हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, कि श्रीमती इंदिरा गांधी भी उन्हीं के मार्गदर्शन में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करती है। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, कि देश की आजादी के बाद, हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद वो केंद्र सरकार में कई सारे पदों पर रह चुके थे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के वे गृह मंत्री थे। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। बाद में पंडित नेहरू के कहने पर उसे केंद्र में लाया गया। केंद्र में उन्हें रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। रेल और परिवहन में, संचार में, वाणिज्य में और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद उन्होंने संभाला है। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया है, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। इन पदों पर रहते हुए अपनी जो प्रशासकीय क्षमता है उसका उन्होंने प्रमाण दिया है, वह हमारे लिए एक उदाहरण समान है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। अपने मंत्रालयों में कार्यों में उनका दृष्टिकोण, कि जो भी कार्य करते थे उसका दृष्टिकोण, उसको देखना अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे था। वो किसी भी प्रकार की औपचारिकता में नहीं मानते थे। वो जैसा करना चाहते थे वो अपने ही ढंग से कार्य करते थे। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उसको पद बहुत ही ऊंचा मिला था, लेकिन वो खुद को इतना ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। वो ऐसा मानते थे कि मैं जनता का शासक नहीं हूँ, मुझे जनता पर शासन नहीं चलाना है, लेकिन मैं जनता का सेवक हूँ, मुझे जनता की, लोगों की सेवा करनी है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। उसके कार्य के कारण उसे मंत्रालय में तो लोग पसंद करते ही थे, लेकिन सारे देश में भी उसे प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अच्छी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। हमारे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में देश ने स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। 19 महीने में उसने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कर ली, लोकप्रियता उसने बटोर ली।
शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसने अपना उद्देश्य निश्चित कर ही लिया था, वो एकदम उसके प्रति स्पष्ट थे। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था, उसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन नहीं था। वो अपने कार्य के प्रति एकदम स्पष्ट थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे कि वो हमारे देश के कई सारे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं और इसी रूप से वो अधिकार संपन्न भी थे कि उसे उस पद के लिए जो उसने काम किया है उसके लिए उसे बहुत सारा संतोष भी था। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। उसने अपने आत्मसंयम से काम लिया, अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी कि अपने अधिकारों से ज्यादा उसने अपने कर्तव्यों को ज्यादा महत्व दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके, शायद इसी कारण से वो ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। उसने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम पहले अब हमारे देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के कारण हमें देश के कुछ अधिकार मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें देश के लिए कर्तव्य करने का बोझ भी मिलता है। हमें कुछ हक मिलते हैं तो हमारी कुछ फर्ज भी हमारे देश के लिए बनती है, जिसे हमें सदैव समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, हमारा देश प्रजातांत्रिक है, यानी कि प्रजा के अनुसार ही चलने वाला है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, जो एक आगवी स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए जाने प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए कि इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें इस तरह करना चाहिए जिससे कि देश को नुकसान न हो और देश के हित में करे। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है कि आत्मसंयम से अधिकार, कर्तव्य, हमारे जितने अधिकार है उतना ही हमारा कर्तव्य भी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने हमें कही थी। आभार। જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડો। આપ હજુ વધુ શીખવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ક્લાસમેટને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયોમાંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરી જોઈ શકો છો અને વધુ શીખી શકો છો।